इस पर टेस्ट पेपर को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हेड मास्टर्स के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो टेस्ट अनाउंस हुई थी और कुछ अर्सा पहले जो टेस्ट हुए थे, तो वो सैम्पल पेपर हमारे सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके ये जनरल इंग्लिश पहला जो पोर्शन था, अगेन यहाँ पर 2 पार्ट्स थे। जिस तरह से अभी जो आपके एचएम के टेस्ट होने जा रहे हैं 2 पार्ट्स पे मबनी है, तो ये भी आपका 2 पार्ट पर मबनी एक टेस्ट पेपर था, जिसमें पहला इंग्लिश का फॉर्मेट था, इंग्लिश का एक पोर्शन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेटेज का डिफरेंस था। मतलब यहाँ पर वेटेज कुछ ज़्यादा थी इंग्लिश की और एजुकेशन की वेटेज कुछ कम थी। मतलब 60-40 का शायद रेशो था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, तो अब 80 और 20 का रेशो अब हो गया, तो अब एजुकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम इस पेपर को भी आज थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखेंगे, और उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें थ्योरीज कुछ आती हैं तो हम उनको भी साइमल्टेनियसली थोड़ा सा देखते चलेंगे। तो यासिर, नो नीड टू बी वरीड, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर कुछ रिमेनिंग हैं भी तो आप गूगल जिंदाबाद बेटा, उसको आप देखें, सर्च करें, आप उस पर अपने खुद से सर्चिंग की आदत डालें कि हम उसको किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को या मैटर को। चलें, सो ऑलमोस्ट 24 स्टूडेंट्स आर हियर इन द क्लास। ओके बेटा, मैं थोड़ा सा इंग्लिश वाले पोर्शन को मैं स्किप करूंगा और मैं आ जाऊंगा अब यहाँ पर। यहाँ से ये जो प्रोफेशनल आपका जो एरिया है, जो प्रोफेशनल आपका टेस्ट पेपर है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा। आई थिंक आपको पढ़ने में, आपको उसको देखने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए एक और आई मीन टू से कि मैंने एक फाइल बनाई है और उसमें पूरा इसको मैंने कंपोज किया हुआ है। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज योर प्रोफेशनल टेस्ट एजुकेशन को जो था, और वो पूरा यहाँ पर आपको सामने रिटन फॉर्म में है, मतलब कंपोज फॉर्म में है। ये पूरा मैंने आपके लिए कंपोज किया है। सो इट वाज नॉट एन इजी टास्क, बट हाउएवर आई मैनेज माय टाइम, और मैंने सोचा कि आज इसको हम कर लेते हैं ताकि ये सारा काम हो सके। आइजिक बेटा, आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें ताकि हमारे डिस्कनेक्टिविटी का इशू ना हो। Okay, so let's go to the very first question that was अच्छा, एक चीज बताता चलूं कि ये जो आपका था टेस्ट पेपर है, इसमें तकरीबन 30 सवाल हैं। अगे वेलकम वेलकम सबा एंड अजहर, सो नाइस ऑफ यू सारा, राइट। एटलीस्ट आप इस चीज को रियलाइज करते हैं, दिस इज गुड फॉर मी, कि वरना बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलें, हम बात आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज Socrates divides knowledge into 2 main level। अब देखिए बेटा, जो जिस तरह से हमने पिछला पेपर सॉल्व किया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम टेस्ट पेपर किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको जो मेन रूट होती है, जो क्वेश्चन होता है, उसको पहले बहुत गौर से पढ़ना है बेटा। देखें, एजुकेशनल की जो फिलोसफीज हैं, जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी कोई कॉन्क्रीट कोई एक डेफिनेशन नहीं है, उसकी मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती है। उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से हम निकाल कर एक न्यू डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। थिंग इज दैट कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जस्ट, राइट। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपनी जनरल एक व्हाट वी से कि हम लॉजिक लगाकर उस क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। इसी तरह से आपको टेस्ट पेपर में भी यही काम करना है कि आपको जो है ना अपनी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करना है वहां पर। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसको आप देख लें, उसको समझने की कोशिश करें, और उसके बाद आप अटेम्प्ट करने जाएं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो एक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल कंफर्म होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि इसका जवाब यही होगा, लेकिन जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो वो गलती से उसको किसी और ऑप्शन पे टिक करके या फिर उसको फिल करके आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से 2 नंबर मिलने के आधा नंबर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे आप कंसंट्रेट जरूर कीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो उसको गौर से पढ़ें, 1 दफा 2 दफा 3 दफा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, अब 3 दफा पढ़ लें, लेकिन उसको आप अंडरस्टैंड जरूर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 इज सोक्रेट डिवाइड्स नॉलेज इनटू 2 मेन लेवल्स। सोक्रेट ने, मतलब सुकरात ने जो है नॉलेज को, इल्म को, मतलब 2 लेवल्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट। फर्स्ट लेवल ऑफ इज ऑर्डिनरी नॉलेज वेरीज फॉर द हाईएस्ट लेवल। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, आपको और ज्यादा आसान हो जाएगा देखने में ना। आई थिंक नाउ इट्स वेरी विजिबल टू यू, ठीक है। First level of ordinary knowledge varies of the higher level and uses the term, right। यहाँ पर जो सवाल था कि सोक्रेट ने नॉलेज को जो है 2 लेवल्स में, 2 मेन लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले जो लेवल थे उसको उसने ऑर्डिनरी नॉलेज की बात की थी, ठीक है, ठीक है, जिसकी लेवल जो है वो वेरी कर रही है। अब ये जो टर्म उसने यूज किया था, तो इस नॉलेज को क्या कहा जाता है, द क्वेश्चन इज दैट, राइट। तो हियर ऑप्शन नंबर 1 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी इज स्पेसिफिक नॉलेज, option number C is definitional knowledge, option number D is classical knowledge. So what do you think, what should be the right answer here?
एक्स्ट्रॉर्डनरी से सारा खान सी। डेफिनेशनल नॉलेज, बेटा ये डेफिनेशनल नॉलेज कौन सी होती है भाई, थोड़ा सा मुझे बताते चलें। ये जो डेफिनेशनल नॉलेज की आप बात कर रहे हैं, इट्स क्वाइट न्यू फॉर मी। एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज, एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज भी कुछ नहीं होती। सबा इरम सेज डी, वेरी गुड। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नॉलेज, Abdul says, and Shoaib says extraordinary knowledge. Okay, here we see. बेटा देखिए, आपको एक मैं थोड़ा सा लॉजिक बता दूं। अक्सर क्या होता है जी, तानिया यू आर राइट। अक्सर क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन होता है उसी में आपके सवाल का जवाब भी उसी में पोशीदा होता है, मतलब उसमें हिडन होता है, आपको जस्ट उसको फाइंड। एग्जैक्टली आइजक, यू आर वेरी गुड, दैट इज क्लासिकल नॉलेज। क्योंकि देखें सोक्रेट ने जितना भी काम किया है वो सारा क्लासिकल नॉलेज पे काम किया है ना, राइट। उसको एक्स्ट्रा, ये जो पहला जो लेवल था ऑर्डिनरी लेवल, इससे डज नॉट मीन कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज कोई भी नहीं होती। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी हम उसको लेवल पे हम लेके जा सकते हैं, लेकिन सोक्रेट ने कोई इस तरह की कोई नॉलेज नहीं बताई थी। सोक्रेट ने जितनी भी बात की है वो क्लासिकल नॉलेज से रिलेटेड बात की है। अगर कहीं पर भी सोक्रेट से रिलेटेड आपसे नॉलेज का सवाल आ जाता है तो बेटा जहन में रखिएगा दैट इज कंसर्न टू क्लासिकल नॉलेज, या फिर अगर प्लेटो की तरफ से हम बात करेंगे तो फिर हम उसको एपिस्टेमोलॉजी हम इसको कह सकते हैं। Okay, so the right option is option number D. Question number 2 is the purpose of knowledge is to help man to achieve plentitude and to attain what? कह सकते हैं कि old type, exactly it's an old type जी। the purpose of knowledge is to help a man to achieve a plentitude and to attain। अब जो है आपकी जो नॉलेज है उसका जो मेन मकसद है कि वो प्लेंटिट्यूड मतलब एज अ फॉर्म ऑफ एटीट्यूड अचीव, और वो अटेंड कुछ और अटेंड करने की ना, तो वो कौन क्या चीज अटेंड करती है? वर्ल्डली विजडम एंड रिकॉग्निशन ऑफ ए स्कॉलर, ट्रू हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस ऑफ द हियर आफ्टर, मतलब यहाँ की खुशी और आखिरत की खुशी। वर्ल्डलेस विजडम, और सी इज एथिकल गुड ह्यूमन कैरेक्टर, एंड डी इज द नॉलेज अबाउट सोसाइटी। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी राइट। सबकी तरफ से जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज सी, ट्रू हैप्पीनेस। बेटा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि देखें जब हम हमारे जो इल्म का जो मकसद होता है ना, एजुकेशन का जो हमारा मकसद होता है वो होता है कि अच्छा इंसान बनाना, एथिकली गुड ह्यूमन कैरेक्टर डेवलप करना। जब आप अच्छे इंसान बनते हैं तो आपका विजडम ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है। जब आप अच्छे इंसान बनते हैं तो आपको हकीकी खुशी का पता चल जाता है, राइट। तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Most of you said about this option and that one is very good. Okay, so I like it that you are very much clear for this. Okay, then let's go ahead. Some students have joined class right now, so let me let them in. Okay, Froebel was also greatly influenced by the following educators of the time. अब फोर्बल जो था वो जो है कुछ बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस था, मतलब कुछ उस वक्त के लोगों से। तो वो कौन लोग थे, राइट तो हमें यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ 18th सेंचुरी में बेटा ये फ्रोबेल जो है एक फिलोसोफर गुजरे हैं। इनके आपके पास चार ऑप्शन है, जैन रूसो, बेस्डो एंड पेस्टोजी, राइट। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर हियर? Fiza says, like Abdul says D, very good. Sarah A, and Yasir is saying about C. Okay. आई थिंक डी, एग्जैक्टली बेटा। ये तीनों जो फिलोसोफर्स थे ये एक सेम ही एक उसमें टाइम लाइन में मौजूद थे। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था फॉर्बल पर इन तीनों का, इन तीनों फिलोसोफर्स का, रूसो का, बेस्डो का और पेस्टोल्जी का। तो ये जो है 18th सेंचुरी की ये तीनों फिलोसोफर्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा बेशक, ठीक है। तो ये जो है इनको जो है ना बहुत ज्यादा फॉलो किया था इन एजुकेटर्स को, इन तीनों एजुकेटर्स को। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, then after question number 4 is a realist education system supports the dash progress. रियलिस्ट एजुकेशन सिस्टम मतलब हम जिस तरह से रियलिज्म की हमने बात की थी ना, कि जो हकीकत पर मबनी, जो सच्चाई पर मबनी चीजें। अब साइंस इज डेफिनेटली इट्स नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, इट्स नॉलेज ऑफ ट्रूथ, right? So what we see, what we can see here, option number A is natural, option number B is social, option number C is scientific, and option number D is technical. So what could be the right answer here, beta?
रियलिज्म, बेटा रियलिज्म से सोशियोलॉजी का कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई राब्ता नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगा ले तो नेचुरल और साइंस ये दो ऑप्शंस हैं तो जो थोड़ा सा क्लोजर वन है, इसकी तारीफ है, करीब है, ठीक है। लेकिन नेचर के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा जो हमें मिलते हैं ना वो साइंस के थ्रू ही मिलते हैं, नेचर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रियलिस्ट जो है वो साइंस पे बहुत ज्यादा उनका फोकस होता है, इसी पे बहुत ज्यादा इनका काम है। Right, so C option is very much the right answer. After this, question number 5 is, in practical teaching, pragmatists are against, मतलब प्रैक्टिकल टीचिंग में, क्योंकि साइंस प्रैग्मेटिस्ट जो है वो प्योरली प्रैक्टिस से कंसर्न है ना, कि जितनी भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली इसको डिप्लॉय किया जाए। जॉन डेवी की एक बहुत बड़ा इसका नाम है, बहुत ज्यादा इसका काम किया हुआ है इन्होंने इसमें। तो ये जो है कुछ चीज के अगेंस्ट थे, तो वो किस चीज के अगेंस्ट थे? द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इसके अलावा बी इज स्पेशलिस्ट टीचर। Okay, I'm getting answer from Havish and Jairam, Fiza, very good. And option number C is break down knowledge into separate subject. अब साइंटिस्ट जो थे या जो प्रैग्मेटिस्ट थे वो किस चीज के अगेंस्ट थे? क्या वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम के अगेंस्ट थे? तो ऐसा नहीं था, कोई इनके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए वो उनके अगेंस्ट नहीं गए थे। और उस वक्त जो है वो जब प्रैग्मेटिस्ट का स्टार्ट हो रहा था तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम मौजूद भी नहीं था, मतलब अभी अडॉप्ट भी नहीं हुआ था। इसके अलावा स्पेशलिस्ट टीचर को किसी ने भी डिनाई नहीं किया। उस वक्त जो था ये जो जब ये फिलोसफीज बन रही थी तो प्योरली वो टीचर सेंटर्ड ही एनवायरनमेंट था, तो स्पेशलिस्ट टीचर को डिनाई करने की तो बात होती ही नहीं है, पैदा ही नहीं हो सकती ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखें जो ऑप्शन नंबर सी है कि ब्रेक डाउन नॉलेज इनटू सेपरेट सब्जेक्ट्स, साइंटिस्ट या फिर जो हमारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज वाले जो लोग थे ना उनका यही कहना था प्रैग्मेटिस्ट का, कि साइंस को जो मतलब नॉलेज को जो है ना वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज इटसेल्फ इज वन सब्जेक्ट, इसको एक ही सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे आप यहाँ आजकल भी देखें ना तो आपके जितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे साइंस है, सोशल स्टडी, जनरल नॉलेज, अब इनको मिक्स करके एक सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, राइट। तो दिस वाज द फिलोसफी फ्रॉम द प्रैग्मेटिस्ट एज वेल, कि जितनी भी नॉलेज है उस सबको एक ही सब्जेक्ट में उसको रखा जाए, उसको सेपरेट उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए, उसको ब्रेक डाउन ना किया जाए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये उस वक्त की फिलोसफी थी, राइट। बट अब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट फिलोसफी है जो हम देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 6 is, gifted students are in a position to make informed decision about their education. ठीक है, अब जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं मतलब वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, जो अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड होते हैं, राइट। तो ये था कि उनके लिए जो ना एक डिसीजंस जो है वो एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन अदर वर्ड्स, द करिकुलम इज ऑर्गेनाइज्ड विद द डिसीजन विद द स्टूडेंट्स। दिस करिकुलम इज कॉल्ड व्हाट, मतलब इस करिकुलम को हम क्या कह सकते हैं ना। Option number A is direct curriculum. Option number B is participation curriculum. Option number C is negotiated curriculum. And option D is prescribed curriculum. मतलब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि ऐसे बच्चे जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ जब हम बैठकर, जब हम उनके साथ निगोशिएट करके बात करके हम कोई करिकुलम डिजाइन करते हैं, तो ऐसे करिकुलम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखें, डायरेक्ट करिकुलम नहीं हो सकता, पार्टिसिपेटरी करिकुलम, ये भी इट्स नॉट द फॉर्म, हर करिकुलम इटसेल्फ इट्स अ पार्टिसिपेटरी करिकुलम। लेकिन इसको हम निगोशिएटेड करिकुलम कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली बेटा बहुत से स्टूडेंट आप सबके जो रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, दैट इज सी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। तो जो राइट आंसर है दैट इज निगोशिएटेड करिकुलम, कि जो हम उन बच्चों के साथ, उन गिफ्टेड स्टूडेंट्स के साथ निगोशिएट करके हम उनके लिए करिकुलम डिजाइन करते हैं, जो हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड दैट वन। अकॉर्डिंग टू मॉस्लो, अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा मॉस्लो के बारे में बात आ रही है, हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, इंडिविजुअल्स जो है IQ लेवल क्या होता है गिफ्टेड स्टूडेंट्स का, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा वेरी करता है ना डिफरेंट उसमें, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि IQ लेवल्स का क्या होना चाहिए। इट्स नॉट आई मीन बिग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, इंडिविजुअल्स, अब इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं? मे बी, ऑप्शन नंबर ए इज मे बायपास अ लेवल इन देयर क्वेस्ट फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Option number B is must satisfy self-esteem needs before achieving belonging to their love needs.
Option number C is always and their lives, and option number D is none of these. समदुल्ला बेटा, हायरार्की इज समथिंग जो कि एक डेवलपमेंटल इसमें फॉर्म के अंदर होती है ना, कि जिस तरह से हमने ब्लूम्स की बात की थी कि हायरार्की होती है ना इसकी डेवलपमेंट की, लर्निंग की, नॉलेज की, कि हम जब रिमेंबरिंग की तरफ हम जाते हैं, मतलब नॉलेज की तरफ हम जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जब हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो फिर हम एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, मतलब एक हायरार्की बनी होती है। अगले स्टेप तक आप नहीं जा सकते जब तक आप पहले स्टेप को अचीव नहीं करते। ओके, तो अब यहाँ पर देखें, ऑलवेज एंड देयर लाइव्स जो है, ये इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। अब ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, मतलब जो लास्ट वाले जो 2 ऑप्शन हैं, ऑलवेज एंड देयर लाइव्स, कि हमेशा वो अपनी जिंदगी खत्म कर दें, या नन ऑफ दीज, ये थोड़े से मुझे नॉन टेक्निकल या अनरियलिस्टिक लग रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 1, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड करने से पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम मैस्लो की जो हायरार्की है ना, नीड वाली, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूँ, न्यू स्लाइड एक आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, इसको देख लें। चले, आप सबको नजर आ रहा है जो आपके सामने एक मैंने स्लाइड रखी हुई है इस वक्त जो है? कैन यू सी इट? नो? ओके, लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। अब बेटा नजर आ रहा है आपको? यस, नाउ इट्स ओके। चले, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं बेटा, जो हायरार्की ऑफ नीड है मैस्लो की। मैस्लो ने बताया था कि अब्राहम मैस्लो जो है एक साइंटिस्ट हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड, एक थ्योरी ऑफ नीड बताई थी कि जब हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं तब हमारी जो डेवलपमेंट होती है, हम चीज़ों को बहुत अच्छी इफेक्टिवली हम देख सकते हैं। अब इसकी जो है ना, एक उन्होंने पूरी हायरार्की बनाई थी, एक पैरामिड बनाया था कि ये जो ज़रूरतें हैं जब इंसान की ज़िंदगी में पूरी होती हैं तब हम फिर अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। इस तरह से हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद शनासी की तरफ हम चले जाते हैं और अपने आप को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको अब यहाँ पर सवाल आया है तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ना, राइट? सो हियर वी सी, I don't know what is wrong here with my system. I think it's hanged now. राइट बेटा, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ये कुछ मौजूद है, एक पैरामिड मौजूद है। इसमें देखिए सबसे पहली जो बेसिक जो नीड है ना, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, अब्राहम मैस्लो जो है, बेटा फिजा अपने बंद कर दें, अपनी वीडियो ऑफ कर दें ताकि जो डिस्कनेक्टिविटी का इशू हमें ना सामना करना पड़े। सबसे पहली जो है नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं इंसान की, वो फिजियोलॉजिकल, मतलब उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो उसकी जिस्मानी ज़रूरतें हैं, जब वो हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। जिस तरह से हम देखें ना कि एक पीपल्स पार्टी का एक स्लोगन था, एक उनका नारा था कि रोटी कपड़ा और मकान, मतलब अब रोटी कपड़ा और मकान वो एक बुनियादी ज़रूरतें हैं जो किसी भी इंसान के लिए फिजियोलॉजिकल एक नीड्स हैं, उसकी जिस्मानी नीड्स हैं। जब तक वो उसको नहीं मिलेंगी तब तक वो नहीं आगे जा सकता। तो यहाँ पर हम देखें, ब्रीथिंग करना, मतलब सांस के अंदर, मतलब खुली हवा में सांस लेना, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप एंड होमस्टोसिस एंड एक्सक्रिएशन। अब ये वो सारी बुनियादी चीजें हैं इंसान की जो जब तक आपको नहीं मिलती तब तक हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ, हम अपनी प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाते। खाना पीना या फिर जो है रहना, सांस लेना, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं ना। जब ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें मिलती हैं तो फिर हम अगली उसमें जाते हैं, अपने अगले फेज़ में जाते हैं। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो अक्सर एक, उनके पास भी एक फ़िलॉसफ़ी है कि आवाम को किसी न किसी मसलों में उलझा के रखो, क्योंकि वो अगर वो मसलों से निकलेंगे तो फिर उनकी सोच जो है वो आगे जाएगी और फिर वो हमसे वो किसी चीज़ की डिमांड भी करेंगे ना। तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नीड्स हैं अकॉर्डिंग टू मैस्लो। उसने कहा था कि जब ये नीड्स पूरी होती हैं तो फिर हम अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। अब वो नेक्स्ट लेवल की नीड्स कौन सी हैं? सेफ्टी, मतलब हिफाजत। अब इंसान को जब फूड मिल जाता है, उसको सांस ले सकता है, उसको खाना पीना, वो नींद उसकी प्रॉपर हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर वो चला जाता है अपने सेफ्टी की तरफ। सेफ्टी इज व्हाट? सिक्योरिटी ऑफ योर बॉडी, सिक्योरिटी ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट,
सिक्योरिटी ऑफ योर रिसोर्सेज, मतलब जब हम ये फील करते हैं कि यार मैं यहाँ पर अपने शहर में, अपने घर में, अपने इलाके में बहुत ज़्यादा महफूज हूँ, तो हम सेफ्टी वाले नीड की तरफ हम जाते हैं और वो हमारे नीड फुलफिल हो जाती है। हमारे पास अपनी प्रॉपर रिसोर्सेज होती हैं जिनसे हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। हमारी मॉरल और एथिकल वैल्यूज इतनी होती हैं, या फिर हमारी फैमिली इतनी स्ट्रांग होती है कि हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, या फिर हमारी हेल्थ इतनी बेहतर कंडीशन में होती है, या फिर हमारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि हम अपने आप को सेफ्टी के को जो हम उसको कर सकते हैं कि यार मैं अब महफूज हूँ, मैं सेफ हूँ। तो ये हमारा सेकंड जो है नीड आ जाती है, हायरार्की आ जाती है आपकी अकॉर्डिंग टू मैस्लो। इसके बाद जब दो नीड्स आपकी फुलफिल हो जाती हैं, फिर चला जाता है लव एंड बिलोंगिंग की तरफ, जो कि तीसरी नीड है इंसान की, कि डेफिनेटली जिंदगी गुजारने के लिए उसको प्यार और किसी के साथ रिश्ता बनाना इसकी बहुत ज्यादा जरूरत। मैन इज अ सोशल एनिमल, तो सोशल एनिमल इसलिए नहीं कहा जाता कि हम इंसान जो है वो जानवर हैं, लेकिन ऐसे जानदार हैं जो कि एक दूसरे के साथ हम लिंक क्रिएट करके हम रह सकते हैं। हम कभी भी दुनिया से कट के सेचुरेट होकर जिंदगी नहीं गुजार सकते ना बेटा। तो दिस इज द थिंग, यहाँ पर देखें कि लव एंड बिलोंगिंग जो है उसके लिए फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी वगैरह हम मैरिजेस करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद जो फोर्थ इसका लेवल था, जो स्टेप था, या उसकी हायरार्की का जो स्टेप था, दैट इज स्टीम। सेल्फ स्टीम मतलब योर ओन कॉन्फिडेंस, आपकी अचीवमेंट, अपने ऊपर फख्र होना, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, रेस्पेक्ट बाय अदर्स, दूसरे आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आप दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं। जब हमें ये तीनों चीजें, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी और लव एंड बिलोंगिंग मिल जाती हैं, तो फिर हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार मेरा माशरे में कोई मकाम हो, मेरे माशरे में कोई रेस्पेक्ट हो। अब जब ये चारों लेवल्स मिल जाती हैं आपको, इन नीड्स को आप फुलफिल कर लेते हैं, तब हम चले जाते हैं अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। फिर हम अपने आप को समझ जाते हैं, हम अपनी नीड्स को समझ जाते हैं, हम अपनी इंसान के बनने के मकसद को हम समझ जाते हैं। ठीक है बेटा, कि असल में मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, और मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं जब हम इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं बेटा। दैट इज योर मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रिजुडाइज, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीजें चली जाती हैं जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आते हैं। तो यहां पर जो सवाल था कि क्या, अब आई गेस के इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी, इफ यस देन आई शुड गो अहेड। इसमें अगर कोई सवाल है, वाई ही हैज गिवन दिस थ्योरी, बेटा ये तो एक अजीब सा सवाल है। इसलिए उसने बताया था कि इंसान की जब जरूरतें जब पूरी होती हैं, तब हम फिर जो है ना इन चीजों को समझते हैं, हम चीजों को कुछ करने के काबिल होते हैं। जब तक हमारी बुनियादी जरूरतें नहीं होती, हम साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज के बारे में हम कुछ काम नहीं कर सकते ना। तो आई थिंक इट वाज वेरी इजी वन, और मैंने इसको जल्दी से प्रिसाइज अंदाज में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की कि आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके बारे में नॉलेज मिल जाए। आप मजीद इसको खुद से भी सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ना। हर सवाल का जवाब बेटा मुझसे एक्सपेक्ट मत किया करें कि मैं आपको फौरन देने देर आपको रेस्पॉन्स दूं। ट्रूली स्पीकिंग आई रिमेन वेरी बिजी ऑल द डे। ठीक है, आप देखें कि फ्रॉम सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर के 3 से 4 बजे तक हमारे मेरे कॉलेज के अंदर एग्जाम्स चल रहे हैं ना आजकल। तो मुझे वहाँ पे इन्वेजिलेशन करना होती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद फिर कुछ और अकेडमीज हैं, वहाँ पर मैं आई हैव टू गो फॉर टीचिंग, एंड देन आफ्टर आपके साथ, तो आई रिमेन वेरी बिजी। ठीक है, मुझे टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो इसको आप जो खुद से भी कुछ सर्च कर लिया करें। और थैंक यू वेरी मच आइजक एंड समादुल्ला, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। चले, लेट्स गो टू द पेपर नाउ अगेन। ठीक है बेटा, अब जो था इसने कि अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जो था कि जो है मे बाईपास लेवल ऑफ द क्वेस्ट ऑफ फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम ये जो पहले के जो 4 लेवल्स थे, हम इनको बाईपास करके फौरन हम जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, क्या हम इस पे जा सकते हैं। तो देखें, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। लाइक हम मिसाल ले लेते हैं, एक जो थे बुधा। बुधा जो एक फिलोसोफर गुजरे हैं ना, गौतम बुद्ध, हम जिनको जानते हैं के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए, इन्होंने अपनी ये जो बेसिक नीड्स थी, कपड़ा, रोटी, बिलोंगिंग्स, ये सारी चीजें छोड़कर उसने खुद शनासी की तरफ चला गया था, राइट। तो देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर इंसान को ये लेवल्स फॉलो करना पड़ेंगे। कहीं ऐसा होता है कि हम एक लेवल को छोड़ के हम फौरन से दूसरे लेवल पर भी आ जाते हैं। इट डिपेंड्स कि क्या चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। So this is possible. So option number A is the right answer here. That is maybe
bypass level. No, it's not B, it's not B. Must satisfy self esteem before belonging and love needs. तो देखें, love needs और belonging जो है वो self esteem से पहले आता है बेटा, उसके बाद नहीं आता। हमने जब बात की थी तो बिलोंगिंग और लव ये जो था वो थर्ड लेवल पे था, और उसके बाद हम इस पे जाते हैं अपनी स्टीम की तरफ। अगर ऐसा होता कि लव नीड बाद में आना था और स्टीम पहले आना था अकॉर्डिंग टू द मेस्लो, तो हम उसको बी को सही कर सकते थे, लेकिन यहां पर एग्जैक्टली आइजक वेरी नाइस, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। आप इसको देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मी दैट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। जयराम, आप इसको गूगल करके आप दूसरों के साथ भी फिर इसको शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू। Right, let's go to the next question. Again, the next question is rotational emotive therapy is a type of what? मतलब rotational emotive therapy जो है किस चीज को हम कहते हैं या किस तरह की किस्म है? तो देखिए यहाँ पर साइको एनालिसिस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ऑप्शन नंबर सी इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, and option D is behavioral therapy. So what should be here? What should be the right answer? Okay, D, C, D. Most of you are saying behavioral therapy. Okay, very good. Exactly, beta. The right option is option number D. That is rotational emotive behavioral therapy. क्या है सर? आइजक पूछ रहे हैं कि सर ये रोटेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है? दिस इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग सेल्फ डिफीटिंग सेल्फ डिफेक्टिंग थॉट्स जो हैं वो हम जैसे खुद को हम व्हाट वी कैन से कि हम नाकाम समय मान लेना, सेल्फ डिफीट एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो इस थेरेपी को कहा जाता है रोटेशनल इमोटिव थेरेपी। अपने आप को, अब देखिए, जब हम अपने आप को ये फील करने लगते हैं कि यार मैं नाकाम इंसान हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, जब हम अपने डिफीट को खुद से एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इन शॉर्ट वी कैन से REBT, दैट इज रोटेशनल इमोटिव बिहेवियरल थ्योरी। तो सॉरी नॉट थ्योरी, थेरेपी, राइट। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दिस वन। बट हम इस थेरेपी को हम क्या कहते हैं, मतलब ये क्या चीज है, जिस तरह से आइजक ने पूछा कि ये रोटेशनल इमोटिव थ्योरी, इमोटिव थेरेपी जो है वो ये बताती है कि जब हम अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल इमोटिव थेरेपी, राइट। Then go to the next question, that is Binet. Binet said something very good. Thank you, Isaac. Alfred Binet अपने यहाँ पर कुछ कह रहे हैं। Alfred Binet believed that intelligence was not a single entity. Instead, he viewed as it is, as it is. अब जो है अल्फ्रेड बैनेट ने कुछ कहा था कि इंटेलिजेंस जो है वो कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। तो what is the right option here? Collection of specific processes, collection of different ideas, collection of multiple factors, or none of these. So what could be the right answer? Very nice. I'm getting the responses from Jairam, and most of you are saying C. Exactly, बेटा। यहाँ पर लॉजिक अगर हम लगाते हैं तो हम क्वेश्चन में भी देखें थोड़ा सा, देखें बेटा, आपसे मैंने शुरू में कहा था ना कि अक्सर सवाल का जवाब आपके उस स्टेटमेंट के उस रूट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो मैनेट बिलीव दैट इंटेलिजेंस वाज नॉट अ सिंगल एंटिटी। अब जब वो यहाँ पर खुद कह रहा है कि वो सिंगल एंटिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। अब इंटेलिजेंस से वो बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर इंटेलिजेंस बनती है ना। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। Let's go to the next question, that is question number 10. The nerve system can be divided into central nervous system. नर्वस सिस्टम हम कहते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं ना, हमारे नर्व्स जो है जिससे हम कंट्रोल करते हैं, ये जो नर्व्स होती हैं पूरे जिस्म के अंदर फैली होती हैं, जो कि दिमाग से आपके उसको न्यूरॉन, आपके जो न्यूरोलॉजी हम जिसको कहते हैं वो कंट्रोल कर रहा होता है। सो अब ये क्या है, इधर मस्कुलर सिस्टम
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, या फिर एडवांस डेवलपमेंट सिस्टम? वेरी गुड, Rabia and Saeed and Azak and Sana, Sara, you all are very right. That is option number B, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम देखें तो ये जो बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो नर्वस सिस्टम से कंसर्न नहीं है, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो उसी से कंसर्न है। तो हम बहुत आसान हो जाता है, हम आसानी के साथ इसको बता सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कि जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन तक जो हमारी नर्व्स जो जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Okay, is it clear? Let's go question number 3. Oh, sorry, question number 11. Question number 11 is language is important to society because language society के लिए बहुत important है। क्यों? Okay, 11B and 11C, most of you have started responding. तो बेटा जल्दी जल्दी ना करें, आप पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद आप रेस्पॉन्स करें, ठीक है? आई लाइक इट कि आप मुझे जल्दी से रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन आंसरिंग वेरी राइट इज वेरी गुड वन। पहला जो ऑप्शन है, इट मेक्स गुड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स इजी। आपकी जो लैंग्वेज जो है सोसाइटी, वो आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को आसान बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इज इट रेज्ड मैन फ्रॉम अ सैवेज टू नोबल बीइंग, एक जो है गुलामी से या एक आम इंसान से एक नोबल एक आपको बनाती है। इट इज अ वे ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा कम्युनिकेशन जो होती है। यार इट इज इजीली सेटिस्फाई मैन्स नीड्स ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर जो इंसान की जो नीड्स हैं एक्सप्रेशन की, वो सेटिस्फाई करती है। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर हियर? ए, वेरी गुड, एग्जैक्टली बेटा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप ये जो आइजक अभी बता रहे हैं कि इट्स इजी टू सेटिस्फाई मेंस नीड्स ऑफ एक्सप्रेशन, सिर्फ नीड्स ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती भाई, ठीक है? हमें जो लैंग्वेज होती है ना, वो असल में आपको सोसाइटी के साथ रहने के काबिल बनाती है। आप देखें, जब पीके की एग्जांपल ले लेना, तो वो जब अपने प्लेनेट से जमीन पर आता है और वो भोजपुरी लैंग्वेज वो फिर सीख लेता है, तो जब तक उसके पास लैंग्वेज नहीं थी तो वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, राइट? अब वो खाना पीना तो सब कुछ चल रहा था ना, वो भी वैसे भी उसकी नीड्स पूरी हो रही थी, ठीक है, अपनी नीड्स वो एक्सप्रेशन। लेकिन जो बहुत ज्यादा काम था, डेफिनेटली नीड ऑफ एक्सप्रेशन तो होती है, हमने लैंग्वेज के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशंस को कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी होते हैं जो हम विदाउट लैंग्वेज के भी कर लेते हैं, जिस तरह से आपके बॉडी लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज होती है, डिफरेंट है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम इसको कहते हैं, ठीक है? अगर हम देखें यहाँ पर कि इट्स टू वे कम्युनिकेशन, डेफिनेटली इट्स लैंग्वेज इज टू वे प्रोसेस। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज इट मेक सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स इजी, आपकी सोसाइटी के साथ रहने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो काम है ना, उनको बहुत आसान बना देती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट आंसर हियर। इज इट क्लियर? लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 12। आई गेस यू हैव टू रीड इट नाउ। आप एक नजर इसको जल्दी से पढ़ें और फिर मुझे इसके आंसर भेजने की, लेकिन बट यू शुड हैव योर जस्टिफिकेशन कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर। Mavish has responded me, very good. Sabah also. Saeed says B, transforming its values. जी सईद, क्यों भाई? एग्जैक्टली बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सोसाइटी का, अब उसमें कल्चर, वैल्यू और आइडियाज, तीनों चीजें इसमें आती हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। सैयद यासिर हुसैन, बी इज नॉट द राइट आंसर, बट ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। उसमें वैल्यूज भी आती हैं, उसमें कल्चर भी आता है और उसमें आइडियाज भी आते हैं। जब तीनों चीजें मिलती हैं तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। एंड मोस्ट ऑफ यू हैव रिस्पोंडेड मी इन सच अ वे with the right answer. Okay, question number 13 now. In economic perspective, the process of education can be analyzed as a or an. अब यहाँ पर आर्टिकल का जो इस्तेमाल किया गया आ और एन का, आपको सर रशीद बहुत अच्छा से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि जहाँ पर भी नाउन से पहले अगर आ साउंड आती है, वो जो हमारे कॉन्सोनेंट वॉल साउंड की जो साउंड है ना, आ, अगर वो प्रोड्यूस होती है तो हम वहां पर एन इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो हम वहां पर आ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट डिसीजन, सो मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद म साउंड, एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट स्टार्ट्स विद अ साउंड। सो इन्वेस्टमेंट, ओके,
वेरी गुड, आप सबके रेस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए हैं। दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेरी ट्रू, वेरी गुड वन एज वेल। क्योंकि देखिए यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमिक्स से कंसर्न। जब इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो डेफिनेटली एजुकेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वेरी गुड जयराम दास, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Let's go question number 14. The process of defining the national, local or school curriculum is known as what? जो है हम जब डिफाइन करने जाते हैं नेशनल करिकुलम या फिर लोकल और स्कूल करिकुलम, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन होगा, करिकुलम डेवलपमेंट होगा, करिकुलम अलाइनमेंट होगा, या फिर करिकुलम ऑर्डर होगा? सना से सी। क्यों भाई करिकुलम अलाइनमेंट यहाँ पर कैसे आ गई? जी उरोज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से आप चैट में लिखकर भेजें, जल्दी से आप मुझे। But responses are coming here. Option number B, option number B. Very good. You all are very right. Nice one. Zehra says curriculum organization. Okay. जी उरूज, आपको अगर कुछ कहना चाह रही हैं तो उसको मुझे आप इसमें लिख कर भेजें मुझे ना चैट पे अपने, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या कहना चाह रही हैं। जी बेटा, सो क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन करूं, क्वेश्चन नंबर 13 को। ओके चलें, वापस चले जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव, आइजक आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? इधर क्वेश्चन नंबर 13 और 14, यहाँ पर जो है रूज सुमरोज ये कहना चाह रही है। ओके चलें, पहले हम 13 की बात कर ले, तो उसके बाद हम 14 की तरफ चले जाएंगे। रूज बेटा इसको देख लें थोड़ा सा। इन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैन बी एनालाइज्ड एज और एन इकोनॉमिकल जो पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इकोनॉमिकल हमारी जो एक एंगल है ना, तो उसके लिहाज से जो है ये कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो क्या हो सकती है, मतलब किस तरह का प्रोसेस है। अब हम किसी इकोनॉमिस्ट से अगर हम बात करेंगे या हम इकोनॉमी की हम बात करेंगे, तो मैनेजमेंट इज नॉट ओनली मैनेजमेंट, एजुकेशन इज नॉट ओनली मैनेजमेंट डिसीजन या फिर सर्विस डिसीजन, इट इज प्योरली एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम फिर अपना एजुकेशन का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अब टू सम एक्सटेंड यहाँ पर देखें, अगर आप इसको देख लीजिएगा, नेट पे सर्च भी कर लीजिएगा, right option can be service decision, but service according as per the perspective of private school, not private school, the economical schools, economic perspective। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है, this can be the right answer, और ऑप्शन नंबर सी is very accurate, very right one। लाइक प्राइवेट स्कूल सिस्टम, एग्जैक्टली बेटा, प्राइवेट स्कूल सिस्टम जो है वो दे आर इन्वेस्टर्स, और वो फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हिसाब से उसको लेते हैं, और वो फिर कहते हैं कि यार इसमें हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है तो फीस इतनी होनी चाहिए, या फिर हमें इतना रिटर्न मिलना चाहिए, राइट। तो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बन जाता है। okay, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा आइजक। The process of defining the national, local और school curriculum, defining curriculum मतलब अपना करिकुलम डिफाइन करना, उसको बनाना, ठीक है, उसको क्लियर करना। अब जब आप उसको क्लियर करने या बनाने की उसमें जाते हैं, तो वो पूरा करिकुलम डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है कि हम करिकुलम को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर राइट ऑप्शन शुड बी करिकुलम डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुत सो ने अक्सर आप में से जो है वो उसका रेस्पॉन्स भी दिया था, ठीक है, कि वो द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग करिकुलम इज व्हाट, दैट इज करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 is while teaching in classroom, any kind of work that involves two or more students in a form of, अब जो है किसी भी क्लासरूम के अंदर, या पर हम उसको स्टूडेंट्स इन क्लासरूम हम कह सकते हैं, कि क्लासरूम के अंदर जब आप दो बच्चों को, दो से ज्यादा बच्चों को किसी काम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो वो क्या चीज होती है, ये किस चीज की फॉर्म है? जी बेटा, रेस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए हैं, इसको हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डी 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 डी, वेरी गुड। कोलैबोरेटिव वर्क, बेटा कोलैबोरेटिव वर्क तो डेफिनेटली है, लेकिन बेसिकली दिस इज कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। कि जब हम बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ाते हैं, हम उनको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन क्रिएट करवाते हैं, हम उनको ग्रुपिंग करते हैं, हम उनको रोल्स असाइन करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग। मतलब उनका जो टास्क होता है वो लर्निंग का होता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके, एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एक दूसरे के से सीख के वो अपनी लर्निंग को डेवलप करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, then go to the next question. That is question number 16. Following is not an example of ICT.
मतलब इसमें जो कुछ 4-5 चीज़ें हैं, तो इसमें से कौन-सी चीज़ है जो आईसीटी की एग्ज़ाम्पल नहीं है? आईसीटी में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो देखें सबसे ऑप्शन नंबर ए इज़ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कि क्या जो है कंप्यूटर और इंटरनेट जो है वो इसका हिस्सा नहीं है आईसीटी का, या फिर जो है जी, 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 वेरी गुड, टेलीविज़न, 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 राइट। ओके, पढ़ लें बेटा सवाल को पहले कि कंप्यूटर और इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी इज ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो हमारे अक्सर आपने इदारों के अंदर देखा होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज रेडियो एंड ऑप्शन नंबर डी इज टेलीविजन। आईसीटी बेटा इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम बच्चों को कुछ व्यू करवाते हैं, हम उनको इंफॉर्मेशन डिलीवर करवाते हैं, ठीक है। रेडियो इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो इज एवी एड्स, बट रेडियो इज नॉट आईसीटी। रेडियो जो है वो थोड़ा सा पुराना एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है या वो है, लेकिन टेलीविजन के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, या फिर कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू, मतलब थ्रू जब हम किसी चीज के सामने लाकर हम दिखाते हैं, तो दीज काइंड ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड यूज सो आईसीटी सोर्सेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, के रेडियो जो है वो उसको हम इंक्लूड नहीं करते आईसीटी के अंदर। इज इट क्लियर? पेपर तो कुछ आसान है। ओके बेटा, ये जो पेपर आप आसान की बात कर रही हैं ना, तो अगर आप ये खुद से इसको सॉल्व करने बैठते हैं, फिर मैं आपसे पूछता है कि ये आपको आसान लग रहा है या बहुत मुश्किल लग रहा है, कि आप ही में से कुछ बच्चों ने मुझे ये फॉरवर्ड किया था कि सर ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और इसको आप मुझे जो ना हमें आप समझाएं, इसको आप करके बताएं। तो इस वजह से मैं इसको आज सॉल्व करने बैठा था कि आज लास्ट क्लास से पहले हम इसको सॉल्व कर लें। चलें बहरहाल, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसलिए आसान लग रहा है। थैंक यू तस्नीम। Question number 17 is Mango stated that IRT and CRT enables to predict the outcomes of psychological test by identifying parameters of. अब मैंगो बेटा ये आम वाला मैंगो नहीं है, दिस इज मैंगो सुशी मैंगो, और जो है एक फिलोसोफर गुजर चुकी हैं, एक रह चुकी हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि आईआरटी और सीआरटी, दैट इज इंफॉर्मेशन आई थिंक एंड resource and technology, that is IRT, information resource and technology, and CRT is critical race theory। ठीक है, अब ये जो है इन्होंने कहा था आउटकम्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट बाय आइडेंटिफाइंग पैरामीटर्स ऑफ व्हाट, क्या वो आइडेंटिफाई डिफिकल्ट आइटम्स, डिफिकल्टी है, एबिलिटी एंड टेस्ट है, बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ दीज? Mango is a name of person, exactly, but it's not she was a lady, sushi Mango इनका ये नाम था जो है। अब मैंगो यहाँ पर ये फ्रूट में उसको कंसिडर मत कीजिएगा, अक्सर ये इस तरह का सवाल दे देते ताकि तो लोग उसको थोड़ा सा धोखा खा जाए और वो न्यू और यूनिक सा नाम आ जाता है जी। कौन कह रही थी कि सर ये आसान टेस्ट पेपर है, तो बताएं भाई इसका क्या आंसर होगा? मुझे तो नाम भूल गया, पता नहीं क्या नाम था उनका। ओके, यासर सेज बी, अरूज सेज सी, वेरी गुड बेटा। देखिए यहाँ पर जो है आपका आइटम डिफिकल्टी और एबिलिटी ऑफ टेस्ट टेकर, जिन दोनों को जो है वो देखा जाता है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मतलब बोथ ए और बी जो है, आई थिंक सी, यस एग्जैक्टली सर, सी इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन, नदीम, वेरी गुड। Okay, then let's go to question number 18. In the role of Dash, the manager initiates changes to improve the units or to adopt to shifting condition in outside the world. ठीक है, अब जो है वो मैनेजर का जो रोल है, मतलब जो किसका रोल होगा ये, कि वो इनिशिएट स्टार्ट करता है चेंजेस लाने का ना, और अडॉप्ट करता है शिफ्टिंग का कंडीशन का। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए इज नेगोशिएटर, ऑप्शन नंबर बी इज डिस्टर्बेंस हैंडलर, ऑप्शन नंबर सी इज एंटरप्रेन्योर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज मॉनिटर। अब थोड़ा सा बेटा रोल्स को आप देखते जाएं कि नेगोशिएटर का जो काम होगा चीजों को से जस्ट नेगोशिएट करना, ठीक है, मैनेजमेंट इज नॉट देयर वर्क। डिस्टर्बेंस हैंडलर जो है वो बिल्कुल भी इससे कंसर्न नहीं है, नेगोशिएटर बेटा नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो है किसी भी जो बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा होता है, तो वो जो है उसको मैनेज करना होता है, इनिशिएट चेंजेस को, जो स्टार्टिंग चेंजेस होती हैं वो एंटरप्रेन्योर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मॉनिटर बेटा ऑप्शन नंबर डी जो है वो मॉनिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को मैनेज करे, उसको जस्ट मॉनिटरिंग का काम करना होता है। राइट ऑप्शन इज सारा, वेरी गुड, राइट ऑप्शन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है वो चीज़ों को मैनेज करता है, इनिशिएट करता है चेंजेस का को के वो अपने इम्प्रूव कर सके क्वालिटी को, अपने यूनिट की क्वालिटी को, और अडॉप्ट कर सके शिफ्ट चेंजेस जो हैं
कंडीशंस को वो शिफ्टिंग करवा सके। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड आइजक एंड जहरा एंड महविश अब्बासी। Next question is the method used by Freud used to assist his subject to solve his personality problem is general guidance method, personality guidance method, case study method, or none of these. G, what could be the right answer here? Case study, but most of the answers are coming B, that is personal guidance method. Exactly बेटा, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनल गाइडेंस मेथड ही होगा यहाँ पर जो है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Okay, question number 20. During early years of education, the child performance is compared with a set of developmental norms of children of the same age through। अब शुरू के सालों में जो था कि जो बच्चे की जो परफॉर्मेंस थी ना, वो उसको मेजर किया जाता था कुछ नॉर्म्स के थ्रू ना। तो वो एक ही एज के बच्चों को, तो वो नॉर्म्स क्या है उसको हम कह सकते हैं, क्या वो डेवलपमेंटल मार्जिन स्केल्स हैं, या फिर डेवलपमेंटल रेटिंग स्केल्स हैं, या फिर एनी रेटिंग स्केल, और इट कैन बी नन ऑफ दीज। वेरी गुड। महवी सेज डेवलपमेंटल मार्जिन स्केल। क्यों भाई, इसको आप क्यों ऐसा समझ रही है कि डेवलपमेंटल मार्जिन स्केल होगा, जबकि यहाँ पर आप देखें ऑप्शन नंबर बी में रेटिंग स्केल आ रहा है, ऐसा स्केल जिसमें हम बच्चों को रेट करते हैं। हम एनी रेटिंग स्केल तो हो ही नहीं सकता ना कि हर किसी अपनी अपनी मर्जी है भाई जो चला ले, या फिर नन ऑफ द अबव, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम इन दोनों को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। बाकी रह जाते हैं आपके पास दो ऑप्शन, डेवलपमेंटल मार्जिन स्केल या फिर डेवलपमेंटल रेटिंग स्केल। तो जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की तो भाई रेटिंग आ जाती है उसमें। तो रेटिंग इसके राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। Again, now question number 21, very important one. Autism is developmental disability significantly affecting। अब ये autism की कल भी हमने बात की थी। मार्जिन्स स्केल एंड रेटिंग स्केल्स का डिफरेंस की बात कर रही है बेटा, इसको आप थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लीजिएगा। मुझे जो आपको बताने का मकसद था कि आपको लॉजिक क्रिएट करवाना कि व्हाट कुड बी द राइट आंसर, क्योंकि हम जो है यहाँ पर जो काम कर रहे थे कि अब आंसर्स की तरफ जा रहे हैं, बट एक मिनट हम इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डिफरेंस की ये बात कर रही है। एक होता है रेटिंग स्केल जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल रेटिंग स्केल, और मार्जिन स्केल, मतलब उन दोनों के दरमियान में मार्जिन कितना है, चीजों के दरमियान में डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो वो मार्जिन आ जाता है। लेकिन जब हम रेटिंग स्केल की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली रूब्रिक, कि हम उसको रेट किस तरह से करेंगे। 10% से 20% तक जो रेट होगा, जो जो डिफरेंस होगा, तो वो कैसे उसकी मेजरमेंट क्या होगी, तो वो क्या होगी, किस तरह से होगी। तो इस तरह के जब हम स्केल बनाते हैं बच्चों को, उसको असाइन मतलब उनकी डेवलपमेंट को चेक करने के लिए, तो ऐसे लेवल को हम कहते हैं डेवलपमेंटल रेटिंग स्केल्स। जी, ऑटिज्म इज डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी significantly affecting verbal and non-verbal communication and social interaction। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, आप सबके आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। वेरी नाइस। लैंग्वेज एंड प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड फिजिकल हेल्थ एंड बैलेंस एंड नन ऑफ द अबव। जिस तरह से कल मैंने आपसे बात की थी ऑटिज्म की, कि ऑटिज्म इज व्हाट, हमने बात की थी कि ऑटिज्म जो है आपका एक साइकोलॉजिकल एक डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चों को लैंग्वेज यूज करना और सोसाइटी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना बहुत ज्यादा एक मतलब प्रॉब्लम होता है ना। वो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अपने सोसाइटी के साथ वो नहीं पैचअप कर पाते, उनके साथ वो मिक्सअप नहीं हो पा रहे होते। इस तरह की डिसेबिलिटी को हम ऑटिज्म कहते हैं। कल बहुत सारे बच्चों को ये ऑटिज्म में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी और उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन देखें बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, इसी वजह से कल मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर लिया था। Question number 22. A third source of competitive education and one which is already recognized as the source is the comparison of what? World system, UNESCO, pre-exist knowledge और comparative education। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को दोबारा समझें कि यहाँ पर बात हो रही है कंपैरिजन की, राइट। A third source of comparative education and one which is already recognized as a source of comparison। comparative education मतलब हम चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड बेटा, आपको सबको तो राइट आंसर्स आ रहे हैं, आप इतने अच्छे से आप उनके रेस्पॉन्सेज मुझे दे रहे हैं, तो बेहतर उम्मीद रखता हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इंशाल्लाह आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको अपने टेस्ट को भी आप ऐसे ही राइट ऑप्शंस आपको देंगे। एग्जैक्टली बेटा, कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसमें हम कंपैरेटिव एजुकेशन को हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। थैंक यू महवेश, अगर आप ऐसा कह रही है कि एक्सप्लेनेशन का जादू है,
तो इट्स योर ग्रेटनेस एज वेल कि आप इसे समझते हैं और आप उसको काम को फिर फॉलो भी करते हैं। थैंक यू ज़ेरा शाह जी बेटा। तो कंपैरेटिव एनालिसिस राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ये कुछ बच्चे अभी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, राबिया एंड सीमा सरवत व्हाटएवर इज हर नेम। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा हम चलते हैं कि ताकि मैं व्हाट आई वांट कि हम जो है 10 मिनट के अंदर इस पूरे को हम कंप्लीट भी कर सकें। थैंक यू सारा, हार्ड वर्क, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 इज द मोस्ट ट्रेडिशन सिस्टम इन टेलीकम्युनिकेशन में इंक्लूड। अब टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है, मतलब कम्युनिकेशन की बात चल रही है, दूर से कम्युनिकेशन करना। टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूर से मवासलात का राब्ता क्रिएट करना, मतलब कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ रब्त कायम करना। तो यहाँ पर कह रहा है बेटा, देखिए जल्दी ना करें, ऑप्शन नंबर ए आप बताने में या ईमेल बताने में, ऑप्शन सी ये था कि मोस्ट ट्रेडिशन सिस्टम मतलब बहुत पुराना सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन का कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब पहला जो पोस्टल सर्विस था, रेलवे, ईमेल या नन ऑफ द अबव। तो देखिए ईमेल तो बहुत रिसेंट और बहुत मॉडर्न आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, और रेलवे भी इतना पुराना नहीं है जितना पोस्टल सिस्टम है। पोस्टल का अगर आप निजाम देखें तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से हमारा पोस्टल का सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, और आप में से सब ने जो है पोस्टल सर्विस का रेस्पॉन्स दिया है, वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी राइट। Next question is question number 24. In non-structured physical activities, children can play. अब non-structured physical activities कौन सी होती हैं, पहले हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल फिजिकल एक्टिविटीज, जो अक्सर हमें क्लासरूम के अंदर टीचर्स हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए देते हैं, मतलब कोई ड्रामा बनाने के लिए, कोई डायलॉग्स बनाने के लिए, कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको कोई एक्टिविटी मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन, मतलब एक्टिविटी। अब उसमें टीचर का जो है ना बहुत ज्यादा एक होता है, फोकस होता है विद स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज विद स्ट्रॉन्ग सुपरविजन बाय एन एडल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज विद नॉर्मल सुपरविजन बाय एन एडल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज विद सुपरविजन बाय एन एडल्ट। अब ये जो हमारे नॉन स्ट्रक्चरल फिजिकल एक्टिविटीज हैं बेटा, ये वो एक्टिविटीज हैं जो बच्चा खुद से स्टार्ट करता है, मतलब जो अपने फ्री टाइम में बैठकर खुद से जब काम कर रहा होता है। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी, अगर आप सब लोग कह रहे हैं कि विदाउट सुपरविजन भाई बच्चा एक काम कर रहा है और आप उसको सुपरविजन नहीं रखेंगे, आप नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है? विदाउट सुपरविजन हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर एक बच्चा आपका मोबाइल देख रहा है या फिर लैपटॉप पे नेट यूज कर रहा है, आप जब तक उसको सुपरविजन नहीं करेंगे, आप उसको नहीं गाइड करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्टली? फिजा, यू आर वेरी राइट, विद स्ट्रॉन्ग सुपरविजन बाय एन एडल्ट। हमें बच्चों की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो वो खुद से इनिशिएट करते हैं, जो भी काम करते हैं, हम देखें आप बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चे उनके किन के साथ मिलते हैं, किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, उस पर भी वो अपनी सुपरविजन रखते हैं ना। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सुपरविजन का ये मतलब हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर वक्त जो है ना उनके ऊपर नजर रखना, लेकिन उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखना कि वो किस तरह की एक्टिविटी बच्चे करते हैं, उनको देखना। स्ट्रक्चर्ड आएगा बेटा, डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग सुपरविजन स्ट्रक्चर्ड में तो होता ही है ना, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि नॉन स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज जो बच्चा करता है उसके अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग सुपरविजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Question number 25. A variable that is presumed to affect or somehow influence at least one another variable is called what? मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर इन्फ्लुएंस करता है, जो दूसरे वेरिएबल पर असरअंदाज होता है, तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज मैनिपुलेटिव वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी इज इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी इज डिपेंडेंट। वेरी गुड, डिपेंडेंट वेरिएबल बेटा नाम से बिल्कुल पता चल रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करते हैं तब आप उसको उसके सॉल्यूशन की तरफ आप जाते हैं और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। जब तक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको अटेम्प्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा और आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। राइट, ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से इसको पढ़ें और आप मुझे रिस्पॉन्स करें जल्दी से। आप यू हैव जस्ट 1 मिनट फॉर दिस, हरी अप। ओके, वेरी गुड, सबके बिल्कुल सही रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं बेटा। फर्स्ट पीरियड ऑफ फर्स्ट फाइव द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो 5 साल मंसूबे जो हमारे एजुकेशन ने जो हुए थे,
बेटा 5 साला मंसूबे जो हैं हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी जो एजुकेशन कमीशन या फिर जो एजुकेशन की जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं, वो हर 5 साल के बाद उन्होंने 5 साल के मंसूबे बनाने शुरू किए थे। जिस एक तो पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ आर डिफरेंट, एजुकेशन प्लान्स आर डिफरेंट। तो तब तक अब तक जो है तकरीबन 8 से 10 डिफरेंट एजुकेशन प्लान्स आ चुके हैं। इनको आप देख लीजिएगा थोड़ा-सा। जो पहला जो एजुकेशन प्लान था वो स्टार्ट हुआ था जो है 1955 से लेकर 60 तक। तो ये हमारा जो है कितने प्लान आ चुके हैं, मेरा ख्याल है अराउंड 10 प्लान्स जो है ना वो हो चुके हैं। तो फिर भी आप इसको मज़ीद देख लीजिएगा, 10 के करीब आपके प्लान्स हैं। तो पहला जो आपके पास जो एजुकेशन प्लान आया था 5 ईयर प्लान, दैट वो 1955 से लेकर और 1960 तक का ये प्लान था। क्वेश्चन नंबर 27, the president of the president of Pakistan is Desh in case of federal universities. Option number A is administrator, option number B is chancellor, option C is rector, option D is in charge. देखिए ए बी सी सारे रेस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए भाई। आपका जो प्रेसिडेंट है वफाकी यूनिवर्सिटीज़ का हमेशा एग्जैक्टली सईद एंड रवीना एंड अब्दुल फतेह वो उसका चांसलर होता है, चांसलर बन जाता है जब वफाकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। लेकिन जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पर अब तक जो गवर्नर जो था वो चांसलर होता था, राइट। और वाइस चांसलर जो है वो यूनिवर्सिटी का वो हेड होता है, वो पर्टिकुलर बंदा होता है, कोई डॉक्टर होता है जो आपकी बेटा आवाज़ नहीं आ रही आइजक, बाकी लोग मुझे सुन सकते हैं? एग्जैक्टली गवर्नर एंड प्रोविंसेस। अब आ रही है, चलें ठीक है, थैंक यू। ओके, बाकी जो है ये 3 सवाल हैं आपके सामने। ये दिस इज जियो होमवर्क बेटा, आप इनको सर्च कीजिएगा, आप इनको देखिएगा। अब यहाँ पर जो है ये एनईसी की रिपोर्ट जो 2006 की थी, अब ये टेस्ट पेपर जो है चूंकि 2006 के बाद का है, मेरा ख्याल ये 2012 या इसके करीब का कोई टेस्ट पेपर है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब मॉडर्न रिसेंट जो अब रिसर्चेस हैं आप उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 28 में आप जैसे देखें, हाउ मेनी पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स डोंट हैव या हैव नॉट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ एरियाज, मतलब प्राइवेट में और पब्लिक में कौन सी हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन बेटा, एनईसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उसकी ने जो रिपोर्ट दी थी 2006 में कि कितने स्कूल हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे वो पब्लिक के हों। तो अब रिसेंट आप उसको सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि 2009 की जो रिसेंट हमारे पास जो पॉलिसी आई थी एजुकेशन की, तो उसके हिसाब से हमारे पास कितने ऐसे स्कूल हैं प्राइवेट के गवर्नमेंट के जिनमें इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है या पर नहीं है। Okay, question number 29 is Pakistan, in Iran, India, Pakistan and Sri Lanka have which country has lowest at primary level in private education in 2005? तो ये भी करंट आप इसको देख लीजिएगा कि क्या है इसका जो है, बट आई गेस कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों में सबसे पीछे है। तो हम जो है अपने पड़ोसी ममालिक का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज के जी ज़ारा आप सही कह रही हैं ज़हरा कि मेरी तरफ कोई उसको एक्सप्लेन करे। आपको मैं ये खुद चाह रहा हूँ कि आप जो है इस तरह से इस काबिल बने और आपकी लॉजिक इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाए कि आप खुद उन सवालों को एनालाइज कर सकें और आप उसके रेस्पॉन्सेज भी आप दे सकें। तो प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट बेटा, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करें, चीज़ों को पढ़ें, आइडियाज़ को डिफरेंट एंगल्स में देखें, ठीक है। जब आप एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके सामने फिर राहें खुलना शुरू हो जाती हैं, फिर हम समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो माय बेस्ट विशेस आर विद यू टुडे, इट वाज आवर ऑलमोस्ट लास्ट क्लास फॉर एजुकेशन। कल बाकी जो है कल आपकी क्लास होगी इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि जो लास्ट जो लेक्चर का टेस्ट हुआ था उसमें दो से तीन सवाल थे इंग्लिश के, क्योंकि जनरल नॉलेज में इसमें इंक्लूडेड था। लेकिन एचएम के टेस्ट में बेटा जनरल नॉलेज नहीं होगा, उसमें प्योरली इंग्लिश होगा। तो इंग्लिश के तकरीबन 10 से 12 सवाल हो सकते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल के लिए आपको फाइट करना पड़ जाती है बेटा। आप ये समझें कि एक एक सवाल आपका 1-1 लाख रुपए का सवाल है, ठीक है। तो आप मजीद इन सवालों को जो लास्ट के स्पेशली 3 सवाल हैं आप इनको खुद से सर्च कीजिएगा, देखिएगा। और मेरी तरफ से आप सबसे अल्लाह हाफिज़, और मेरी नेक तमन्ना है आप सबके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा टेस्ट करने के बाद। थैंक यू वेरी मच माजिद, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई आखिर में आप कमेंट करना चाहें, कोई बात करना चाहें तो आई एम हियर विद यू स्टिल, आप कर सकते हैं। हाउएवर वाज द क्लास टुडे, आज की क्लास में जो हमने लास्ट में जो पूरा टेस्ट पेपर भी आज हमने सॉल्व किया था। आज चूंकि ये एचएम्स का ही पेपर था, उससे पहले हमने लेक्चरर एजुकेशन का भी हमने टेस्ट पेपर सॉल्व किया था। तो आई गेस कि आप सबको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग
इसको इनकरेज कर रहे हैं और आप लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। चलें सर रशीद, इफ यू आर हियर सर प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे क्लास के आखिर में? थैंक यू मोहम्मद खान, महविश एंड ऑल ऑफ यू, हुस्ना एंड सम अदर्स। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा, जिंदगी के किसी और मोड पे मुलाकात होती है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर, और स्टे इन टच, ठीक है। पार्ट 3 की बेटा, पार्ट 3 की जो है कल मैंने जो आपको टेस्ट पेपर दिया था उसकी की मैंने आज भेजी थी शाम में ना, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था क्योंकि आपको मैंने बताया 3 बजे के बाद तो मैं पेपर्स मतलब इन्वेजिलेशन से फ्री हुआ था, तो फिर मैं घर आके जब मुझे याद आया तो फिर मैंने भेज दिया फ़ौरन से, ठीक है। उसमें कुछ की में मिसिंग भी थे, कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने कहा था कि सर ये क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 41 तक के उसमें आंसर्स मौजूद नहीं है, तो अगर नहीं भी है तो बेटा खुद से आप उसको सर्च करें, उसको देखें, आंसर्स फाइंड करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।